हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिसकी हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली और यूनिट 2 की मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रैटेजिक अलाइंस। तो उसके हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक अलाइंस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड सेकेंड वन इज़ रिटेल सप्लायर रिलेशनशिप और थर्ड आता है हमारा DI। तो इसके अंदर मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड करी थी 3PL पे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें और आज फिर से कंटिन्यू करें। तो अब हम बात करते हैं रिटेल सप्लायर रिलेशनशिप, मतलब रिटेलर का सप्लायर के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए या कैसी पार्टनरशिप होनी चाहिए। तो उन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ही कोऑपरेटिव हो, मतलब अगर एक कोई काम करे तो दूसरा ऐसा ना हो उसके काम में टांग अड़ाए। तो इन दोनों के काम में बिल्कुल ही कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, दोनों के गोल जो हो वो एक ही होने चाहिए और इन दोनों को एक दूसरे की नॉलेज का यूज़ करना चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लायर एंड रिटेलर टू यूज़ वन अनदर नॉलेज, मतलब एक दूसरे की नॉलेज का यूज़ करें। सप्लायर है बेटर नॉलेज ऑफ लीड टाइम, जो सप्लायर है उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है लीड टाइम की और प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ की, पर जबकि रिटेलर के पास किसकी अच्छी नॉलेज होती है, डिमांड की। तो इन दोनों को एक दूसरे की नॉलेज का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिटेलर सप्लायर रिलेशनशिप। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है क्विक रिस्पॉन्स, मतलब इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी। इसके अंदर जो होता है सप्लायर जो रिसीव करता है पॉइंट ऑफ सेल डेटा, मतलब जो हमारा डेटा हो रहा है पॉइंट ऑफ सेल, तो वो किससे लेता है, वो डेटा किससे लेता है, वो रिटेलर से लेता है। सेकेंड पॉइंट आता है रिटेलर स्टिल प्रिपेयर इंडिविजुअल ऑर्डर, जो रिटेलर है वो इंडिविजुअल ऑर्डर लेता है। थर्ड आता है पॉइंट ऑफ सेल डेटा आर यूज्ड बाय सप्लायर टू इम्प्रूव फॉरकास्टिंग एंड शेड्यूलिंग। पॉइंट ऑफ सेल डेटा जो है ना वो यूज़ करता है सप्लायर, जिससे वो अच्छा ही कर सके फोरकास्टिंग को, मतलब अपने आने वाले फ्यूचर में जितने भी उसके टारगेट्स हैं उसको अच्छा कर सके और शेड्यूलिंग कर सके, मतलब पहले से ही अपने प्लान को प्रिपेयर कर सके, जिससे कि वो रिड्यूस कर दे लीड टाइम को। सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्टीन्यूस रिप्लेनिशमेंट स्ट्रैटेजी। तो इसको हम रैपिड रिप्लेनिशमेंट भी बोलते हैं। रिप्लेनिशमेंट मतलब बार बार करना, तो मतलब कॉन्टीन्यूस करना, बार बार अपने स्ट्रैटेजीज़ को दोबारा चेक करना। तो दूसरा पॉइंट आता है इसका सप्लायर रिसीव पॉइंट ऑफ सेल डेटा। इसके अंदर सप्लायर फिर से रिसीव करता है पॉइंट ऑफ सेल डेटा, जिसके अंदर जो सप्लायर होता है वो यूज़ करता है पॉइंट ऑफ सेल डेटा का शिपमेंट के लिए, शिपमेंट पर्पस के लिए, जिससे कि वो मेंटेन कर सके एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इन्वेंट्री। मतलब वो पहले ही सोच के चले कि जैसे उसका टारगेट है कि उसे 100 लेवल ऑफ इन्वेंट्री अचीव करना है, तो वो उसको अचीव कर पाए, मतलब उसको अपना एक गोल को पहले से ही सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरा आता है हमारा वेंडर मैनेज सिस्टम। अब देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, वेंडर कौन होता है, जिससे हम सामान खरीदते हैं। मैनेज या मैनेजमेंट, तो मैनेज का मतलब उनको मैनेज करके रखना। तो इसको हम और क्या किस नाम से पुकारते हैं, वेंडर मैनेज रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। दूसरा पॉइंट आता है सप्लायर डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री लेवल। जो सप्लायर होता है ना वो डिसाइड करता है कि इतना इन्वेंट्री लेवल उसे रखना है। और जो अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री पॉलिसी, मतलब जो सप्लायर होता है वो मेंटेन करके रखता है कि इतना उसे इन्वेंट्री लेवल रखना है और इतनी उसको इन्वेंट्री पॉलिसी रखनी है, जिससे कि वो मेंटेन कर सके इस लेवल को। जो VMI होती है उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये एक रिलेशनशिप होता है रिटेलर और सेलर के बीच में। रिटेलर और सेलर के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर जो सेलर होता है ना वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा, मतलब स्टॉक जो है ना उनके पास वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसके इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिटेलर एंड सेलर इन विच एंड सेलर टेक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल नेवर आउट ऑफ स्टॉक। अब उसके बाद आता है सप्लायर सजेशन इनिशियली अप्रूव्ड बाय रिटेलर। जो सप्लायर सजेशंस देता है तो उसको कौन अप्रूवल देता है, रिटेलर। गोल ऑफ मैनी VMI प्रोग्राम इज़ टू एलिमिनेट रिटेलर ओवरसाइट ऑन स्पेसिफिक ऑर्डर। जो उसका गोल होता है VMI का, उससे जिससे कि वो एलिमिनेट कर सके रिटेलर ओवरसाइट को। अब बात करते हैं मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर सप्लायर पार्टनरशिप। अभी जैसा कि हमने देखा कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स, कॉन्टीन्यूस रिप्लेनिशमेंट और वेंडर मैनेज सिस्टम। तो ये तो हो गए इसके टाइप और ये है इसके क्राइटेरिया, मतलब हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं।
तो फर्स्ट आता है डिसीजन मेकर। क्विक रिस्पॉन्स के अंदर डिसीजन कौन लेता है? रिटेलर। और कंटिन्यूस रिप्लेनिशमेंट में डिसीजन कौन लेता है? हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, मतलब उनके बीच में ना पहले से ही एग्रीमेंट हो गया होता है, तो वही डिसीजन लेता है। वेंडर के अंदर कौन डिसीजन लेता है? वेंडर लेता है। इन्वेंट्री ओनरशिप, इन्वेंट्री की ओनरशिप किसके पास होती है? रिटेलर के पास। जबकि कॉन्टिन्यूस के अंदर दोनों पार्टीज़ के पास होती है, और वेंडर के अंदर दोनों पार्टीज़ के पास होती है, मतलब वेंडर और सप्लायर दोनों के पास होती है। न्यू स्किल्स एम्प्लॉयड बाय वेंडर, अगर कोई न्यू स्किल्स लेकर आ रहा है कोई वेंडर, तो इसके अंदर क्या है? ये फोरकास्टिंग स्किल्स, मतलब फ्यूचर पर्पस के लिए यूज़ करता है। इसके अंदर वो फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब फ्यूचर के लिए तो करेगा ही करेगा, और इन्वेंट्री कंट्रोल, अगर उसको अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है उस पर्पस के लिए भी करेगा। फिर थर्ड आता है वेंडर मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या करता है? रिटेलर मैनेजमेंट। इसके अंदर रिटेलर जो होता है ना वो मैनेज करता है। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि इसकी ज़रूरतें होती कहाँ पर है। प्रेजेंस ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब इससे क्या होता है? हमें एडवांस इंफॉर्मेशन का पता चलता है। फिर ये जो होता है ना हमारा, ये टॉप मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब टॉप लेवल जो होता है ना वो यूज़ करता है इसमें। स्पेसिफिकली बिकॉज इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड अक्रॉस कंपनी, क्योंकि इसके अंदर जो बातचीत चल रही होती है वो कंपनीज़ के बीच में चलती है, तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट इसको बॉदर करता है। फिर उसके बाद आता है अ लेवल ऑफ ट्रस्ट, मतलब इन दोनों पार्टीज़ के बीच में ना ट्रस्ट होना चाहिए, रिटेलर और सप्लायर के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। सप्लायर मैनेज रिटेलर इन्वेंट्री, जो सप्लायर होता है वो मैनेज करता है रिटेलर की इन्वेंट्री को, और रिटेलर प्रोवाइड करता है, मतलब रिटेलर देता है सेल इन्फॉर्मेशन कि कितनी सेल करनी है, किसको सेल करनी है, ये इन्फॉर्मेशन वो किसको देता है? सप्लायर को। अब उसके बाद बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले तो उसको है ना एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उस एग्रीमेंट के अंदर वो लिखता है कि जैसे इन्वेंट्री ओनरशिप कितनी होगी, क्रेडिट ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देगा। फिर उसके बाद वो 3 एडिशनल स्टेप्स और लेता है। तो सबसे पहले तो देखो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर वो इंक्लूड करेगा थ्री मेन टाइप्स को, इन्वेंट्री, क्रेडिट टर्म्स और ऑर्डरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सेकंड आता है कि वो 3 एडिशनल स्टेप्स और लेगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? डेवलप करेगा वो इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है वो फोरकास्टिंग करेगा टेक्निक्स को, कि मतलब उसे फ्यूचर में कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करना है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? एक अपना डिसीजन बनाएगा कि वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन बनाएगा मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसीज़ के बीच में। अब उसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आरएसपी। अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है? इसके अंदर एक बेटर नॉलेज होती है, मतलब देखो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसके अंदर दोनों की नॉलेज का यूज़ करना पड़ता है, तो इसके अंदर एडवांटेज तो इसका मेन यही हो गया कि जब दोनों की नॉलेज का यूज़ करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी नॉलेज आएगी। फिर दूसरा पॉइंट आता है वेराइटी ऑफ साइड इफ़ेक्ट, साइड बेनिफिट्स, मतलब इसके और बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? इससे हमारे गुड अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट के अंदर, एलिमिनेट करता है ये ऑर्डर एंटिटीज़ को, एलिमिनेट करता है अननेसेसरी कंट्रोल स्टेप को। फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जो ये प्रोसेस होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इन दोनों का यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद है सप्लायर रिटेलर को एक दूसरे के बीच में बहुत ही ज़्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की नॉलेज का भी यूज़ करेंगे, तो अगर उनके बीच में विश्वास ही नहीं होगा तो वो उनकी नॉलेज का यूज़ नहीं करेंगे। फिर थर्ड आता है सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज। इस फंक्शन की वजह से जो सप्लायर होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और लास्ट आता है एक्सपेंसेस एट द सप्लायर ऑफन इंक्रीजेस, मतलब जो इनके एक्सपेंसेस है खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अब थर्ड वाले की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर इंटीग्रेशन। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत कम पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर एन इम्पोर्टेंट पार्टनर इन द सप्लाई चेन। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो मतलब ये हमारे सामान को कस्टमर तक पहुंचाए, मतलब कोई मैन्युफैक्चरर से सामान लेके वो कस्टमर तक पहुंचाए, जो उसके बीच में जो काम करता है वो कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मतलब जो मिडल मैन होता है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है इट रिलाई ऑन मैन्युफैक्चरर टू सप्लाई द नेसेसरी पार्ट एंड एक्सपर्टाइज। मतलब जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि ये मैन्युफैक्चरर से सप्लायर तक रिलाई करता है, और जिससे कि हम नेसेसरी पार्ट्स तक हम उसको पहुंचा पाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा एंड होता है इस वीडियो का, और आज हमने यूनिट 2 पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। तो मेरी वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।